आज हम बात करने वाले हैं बिरयानी अभिरामी मर्डर केस की। ये कहानी शुरू होती है तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले से। इसी जिले के कोंदाथूर तालुका में मुंद्रम कटलाई नाम का एक इलाका है। यहीं अग्नेश्वर मंदिर स्ट्रीट पर एक रिहायशी इमारत थी। इस इमारत की पहली मंजिल पर एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में थे विजय कुमार थेम्बी, उनकी पत्नी अभिरामी और उनके दो छोटे छोटे बच्चे, 6 साल का बेटा अजय और 4 साल की बेटी कार्तिका। ये मकान किराए का था। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर कोई और किराएदार रहता था। विजय मूल रूप से कुंडालूर जिले के कुंजी पहाड़ी का रहने वाला था। अभिरामी डिंडीगुर जिले के वड़ीपट्टी गांव से थी। दोनों की पहली मुलाकात चेन्नई के एक मशहूर रेस्टोरेंट में हुई थी, जहां अभिरामी कुलिनरी आर्ट्स का कोर्स कर रही थी। इस कोर्स में खाना बनाना, नए नए व्यंजन तैयार करना और नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना सिखाया जाता है। अभिरामी को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। नई नई डिशेस ट्राई करना उसका पैशन था। धीरे धीरे दोनों करीब आए और बाद में बात शादी तक पहुंच गई। लेकिन समस्या ये थी कि दोनों की ही जातियां अलग थीं। इसी वजह से घर वालों ने इस रिश्ते से सीधा मना कर दिया। अभिरामी स्वभाव से काफ़ी ज़िद्दी थी। जो ठान लेती थी उसे पूरा करके रहती थी। उसने अपने माता पिता को लगातार समझाया, उन्हें मनाया और आखिरकार वो शादी के लिए मान ही गए। लेकिन विजय के घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए। उस समय अभिरामी के माता पिता काम के सिलसिले में मंगाड़ू के पेरियर पानेचेरी इलाके में एक अपार्टमेंट में रहते थे। शादी के बाद जब विजय के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, तो ये नया जोड़ा कुंदाथूर के किराए के मकान में रहने लगा। विजय टी नगर के एक प्राइवेट बैंक में काम करता था। वो लोन डिपार्टमेंट में था और साथ ही एटीएम में कैश भरने की जिम्मेदारी भी उसी पे थी। विजय बहुत सीधा साधा इंसान था। मेहनत करना और परिवार को संभालना, यही उसकी ज़िंदगी थी। विजय के माता पिता से उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे, लेकिन अभिरामी के परिवार से सब कुछ ठीक था। अभिरामी के माता पिता अक्सर मिलने आते रहते थे। कभी कभी बच्चे अपने घर रहते तो कभी कभी नाना नानी के घर चले जाते। कोंदाथूर से पेरियर पानेचेरी सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर था, इसलिए आना जाना लगा ही रहता था। पूरा परिवार काफ़ी मिलनसार था। जिस इमारत में वे रहते थे, वहाँ के दूसरे किराएदार और पड़ोसियों से भी उनके अच्छे रिश्ते थे। कभी कोई झगड़ा या शिकायत नहीं हुई, सब कुछ सामान चल रहा था। अब आता है साल 2018। विजय और अभिरामी की शादी को 8 साल हो चुके थे। अभिरामी की उम्र 25 साल हो गई थी। यानी अभिरामी की जब शादी हुई थी तब वो 17-18 साल की रही होगी और विजय उस वक्त 20-21 साल का रहा होगा। अभी के लिए विजय की नौकरी ठीक चल रही थी, घर की हालत भी ठीक थी। अभिरामी ने कुकिंग की ट्रेनिंग ली थी और घर संभालने में भी काफ़ी निपुण थी। फिर साल 2018 आया। जियो आने की वजह से इंटरनेट सस्ता हो गया और उसी समय टिकटॉक, म्यूजिकली, डब स्मैश जैसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स काफ़ी पॉपुलर हो गए। अभिरामी ने भी इन ऐप्स पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कभी कुकिंग की वीडियो डालती तो कभी लिप सिंकिंग की वीडियो। उस वक्त ऐसे वीडियोस काफ़ी वायरल भी होते थे। घर की दिनचर्या काफ़ी साधारण थी। सुबह अभिरामी नाश्ता बनाती, विजय ऑफिस चला आता और बेटा स्कूल चला आता। बेटी अभी छोटी थी, इसीलिए अभिरामी उसे घर में ही पढ़ाती थी। कभी कभी बच्चे अपनी माँ के साथ टिकटॉक पर वीडियोस भी बनाते थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही दिनों में इस घर में कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरे तमिलनाडु को हिला के रख देगा। अब तारीख आती है 31 अगस्त 2018 की। दिन था शुक्रवार। महीने का आखिरी दिन होने की वजह से विजय के बैंक में काम बहुत ज़्यादा था। कुछ फाइलें सेटल करनी थी और अकाउंट्स को भी मेंटेन करना था। इसी वजह से पिछले 1-2 दिनों से विजय काफ़ी व्यस्त चल रहा था। सुबह जल्दी निकल जाता और शाम को देर से घर आता था। 31 अगस्त को भी सुबह उसे जल्दी जाना था, लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। पता नहीं क्यों पूरा परिवार बहुत ही देर से उठा। दोपहर तक सब सोते ही रहे। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। जल्दी जल्दी विजय नहा धोकर तैयार हुआ। अभिरामी ने खाना बनाया। सबका सिर थोड़ा थोड़ा भारी लग रहा था, जैसे नींद पूरी ना हुई हो। जबकि रात को सब अपने समय पर सोए थे और आज देर से भी उठे थे। सोचने का वक्त नहीं था। विजय अपने काम पर चला गया। शाम को विजय ने अपनी पत्नी को फ़ोन किया, ये बताने के लिए कि काम आज बहुत ज़्यादा है, देर हो जाएगी, वेट मत करना और खाना खा लेना।
लेकिन पत्नी ने फ़ोन ही नहीं उठाया। दोबारा कॉल किया, फिर भी कोई जवाब नहीं आया। विजय ने सोचा शायद किसी काम में बिजी होगी और उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे रात हो गई और रात के 10 बजे, 11 बजे, फिर 12 बज गए। अभी भी विजय अपने काम से फ्री नहीं हुआ था। उसने सोचा आज पूरी रात काम कर लूंगा और कल सुबह घर जाऊंगा। वैसे भी कल शनिवार था और परसों रविवार, यानी बैंक की तो छुट्टी ही थी। विजय ने एक बार फिर से अपनी पत्नी को कॉल किया। इस बार फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब उसे थोड़ा अजीब लगा। आखिर पत्नी फोन क्यों नहीं उठा रही थी? क्या हो गया है? अब अगला दिन होता है। तारीख 1 सितंबर हो चुकी थी। सुबह लगभग 7 बजे के आसपास विजय अपना काम पूरा करके घर पहुंचा। पहली मंजिल पर पहुंचकर उसने देखा कि घर पर तो कोई नहीं था। दरवाजा बाहर से बंद था, ताला लगा हुआ था। इतनी सुबह पत्नी और दोनों बच्चे आखिर कहाँ चले गए? विजय ने फिर से अभिरामी को कॉल किया। अब भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तभी उसकी नज़र स्कूटी पर पड़ी। स्कूटी भी वहां नहीं थी। क्या अभिरामी बच्चों को लेकर स्कूटी से कहीं चली गई है? विजय ने आस पड़ोस में पूछताछ की। नीचे रहने वाले किराएदार से भी पूछा, लेकिन किसी ने भी अभिरामी और दोनों बच्चों को बाहर आते जाते नहीं देखा था। विजय को अब सारी बातें बहुत अजीब लग रही थीं। आखिरकार उसने घर के अंदर जाने का फैसला किया। विजय ने मकान मालिक से बात की और पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। घर के अंदर जाते ही देखा कि सारा सामान अपनी जगह पर रखा था। कुछ भी बिखरा नहीं पड़ा था, कुछ भी अस्त व्यस्त नहीं था। विजय सीधा बेडरूम में गया। वहां दोनों बच्चे बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन नज़ारा बहुत ही अजीब था। दोनों बच्चे बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे, सांसें नहीं चल रही थी, पूरी तरह शांत पड़े थे। ये देखकर विजय घबरा गया। उसके हाथ पांव फूल गए। उसने तुरंत पुलिस को कॉल किया। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई। दोनों बच्चों को इमरजेंसी में नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने देखते ही बोल दिया कि आपके बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही उसका पूरा संसार उजड़ गया। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बच्चों का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। T13 कूंडाथूर थाने की पुलिस घर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। धीरे धीरे रिश्तेदार भी इकट्ठा होने लगे। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब आखिर कैसे हुआ। अभी कल परसों ही दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे, सबसे हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन अब अभिरामी घर पर नहीं थी। स्कूटी भी गायब थी, फोन स्विच ऑफ था और बच्चे स्वर्ग से धार गए थे। पुलिस ने आस पड़ोस और परिवार से पूछताछ शुरू की। क्या कोई अनजान व्यक्ति घर में आया था? क्या किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए ऐसा किया? सवाल सीधा था, विजय या उसके परिवार की किसी से दुश्मनी थी क्या? लेकिन वो तो सबसे मिलजुल कर रहते थे। आज तक किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। विजय ने थाने में आईपीसी धारा 302 के तहत हत्या का केस दर्ज कराया। ये खबर तेजी से पूरे इलाके में फैल गई। स्थानीय न्यूज़ चैनल्स पर यह खबर दिखाई जा रही थी। स्थानीय अखबारों में भी छपने लगी थी और सोशल मीडिया पर इस केस पे चर्चा शुरू हो गई थी। अब पुलिस ने घर की बारीकी से जांच शुरू की। बेड की हालत, सामान किस जगह रखा था, खून के कोई निशान तो नहीं है, सब कुछ ध्यान से देखा गया। पुलिस के पास दो सवाल थे। पहला, विजय के बच्चों के साथ आखिर हुआ क्या था, ये पता लगाना था। दूसरा, विजय की पत्नी अभिरामी को ढूंढना था। सबको डर था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। इधर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि वो शुरुआत में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, क्योंकि बच्चों के शरीर पर कोई बाहरी चोट के या जख्म के निशान नहीं थे। इसलिए दोनों बच्चों के ब्लड सैंपल्स को डिटेल्ड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया। वैसेरा जांच में कुछ भी छुपा नहीं रहता। इधर अभिरामी के पिता सुंदर राजन ने पुलिस को बताया कि उनका परिवार पिछले 20 साल से पेरियर पानेचेरी इलाके में ही रहता है। उनके दो बच्चे थे, एक बेटी अभिरामी और एक बेटा प्रसाना मणिकंदन। अभिरामी का फोन घर पर नहीं मिला, तो पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर को सर्वेलेंस पर डाल दिया। साथ ही लोकेशन ट्रैकिंग, कॉल रिकॉर्ड्स सब खंगालना शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस को फॉरेंसिक डॉक्टर एक बात कंफर्म करता है, बच्चों की मौत दवाई के ओवरडोज की वजह से हुई थी। दो अलग अलग दवाइयां इस्तेमाल की गई थीं, दोनों बच्चों पर अलग अलग समय पर। बेटी की मौत सीधे ओवरडोज से हुई थी, लेकिन बेटे के शरीर पर दवाई के अलावा कुछ और निशान भी मिले। ऐसा लग रहा था जैसे चेहरे पर तकिया या कपड़ा रखकर उसकी सांस रोक दी गई हो।
दम घोटे जाने के बहुत मामूली से संकेत थे। जो दवाइयाँ मिली थीं वो भी कोई आम दवाइयाँ नहीं थीं। इन्हें खरीदने के लिए किसी जानकार डॉक्टर का प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। अब सवाल ये था, इन दोनों बच्चों को दवाइयाँ किसने दीं? तब पुलिस को याद आया कि विजय ने उन्हें बताया था कि पिछले दिन पूरा परिवार देर से उठा था। हो सकता है कि पिछली ही रात किसी ने नींद की दवाइयाँ दी हों। लेकिन 30 अगस्त की रात परिवार ने नॉर्मल डिनर किया था। खाना खाने के बाद सब सोने चले गए थे। यहाँ कुछ भी अजीब नहीं था। विजय से पूछताछ में एक और बहुत ही अहम बात सामने आई। सोने से पहले पूरा परिवार दूध पीता था, लेकिन उस रात विजय और उसके बेटे को दूध का स्वाद थोड़ा अजीब लगा था, थोड़ा कड़वा सा। इसलिए दोनों ने एक दो घूंट पीकर दूध को छोड़ दिया था। लेकिन अभिरामी और बेटी ने पूरा दूध पिया था। दूध पीने के बाद सबको नींद आ गई और सब अपने नॉर्मल टाइम से सोने चले गए। ऐसा विजय ने पुलिस को बताया था। पुलिस को शक हो गया कि शायद दूध में ही वो दवाई मिलाई गई हो। पिता और बेटे ने कम दूध पिया था, इसलिए असर कम हुआ, लेकिन माँ और बेटी ने पूरा दूध पिया था। बेटी तो हमेशा के लिए चल बसी थी। लेकिन इस पूरे वाक़ये में सबसे अजीब बात ये थी कि अभिरामी तो सबसे पहले जग गई थी। अभिरामी के कॉल रिकॉर्ड्स में पुलिस को एक नाम मिलता है, आर मीनाक्षी सुंदरम। इसकी उम्र करीब 27-28 साल थी। पुलिस इस बारे में विजय और उसके परिवार से पूछती है। पता चलता है कि ये आदमी पोरूर इलाके में एक बिरयानी की दुकान पर काम करता है, घर से करीब 8-10 किलोमीटर दूर। कभी कभी ऑर्डर्स पर वो घर पर बिरयानी डिलीवर भी करता है। कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक अभिरामी की आखिरी बातचीत इसी आदमी से हुई थी। 1 सितंबर को ही पुलिस बिरयानी की दुकान पर पहुंच जाती है। सुंदरम वहीं काम कर रहा था। पुलिस उसे सीधे थाने ले आती है। इसके मोबाइल नंबर से 31 अगस्त की रात की लोकेशन और कॉल डिटेल्स निकाली जाती हैं। पता चलता है कि उस रात सुंदरम और अभिरामी की लोकेशन घर के पास ही मैच कर रही थी। फिर कुछ ही देर बाद अभिरामी का फ़ोन परमानेंटली स्विच ऑफ हो गया था। इसके बाद सुंदरम अपने घर गया। लोकेशन डाटा बताता है कि उसके साथ अभिरामी भी थी। दोनों उसी स्कूटी से गए थे। यहीं से पुलिस को शक होने लगता है कि कहीं इस पूरी घटना के पीछे खुद बच्चों की माँ तो शामिल नहीं है। इंटेरोगेशन के दौरान थोड़ी सख्ती के बाद सुंदरम टूट जाता है। प्रेशर डालने पर वो स्कूटी के बारे में बताता है। पता चलता है कि स्कूटी कोयम्बेडु के मुफस्सिल बस स्टैंड CMBT में खड़ी है। ये बस स्टैंड चेन्नई का काफ़ी मशहूर बस स्टैंड है। पुलिस को टू व्हीलर पार्किंग में स्कूटी मिल जाती है। CCTV कैमरों में अभिरामी साफ दिखती है, जो स्कूटी से आती है शाम के समय में। इसके बाद वो बस स्टैंड के अंदर चली जाती है। सुंदरम को पुलिस से ये भी पता चलता है कि बस स्टैंड पहुंचने से पहले अभिरामी ने एक ज्वेलर को अपनी सोने की चैन बेची थी। इसके बदले उसे 17,000 रुपये नगद मिले थे। अब बात आती है 2 सितंबर 2018 की। सुंदरम पुलिस की हिरासत में था। इसी दौरान उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। पुलिस उसे स्पीकर पे डालकर उठाने को कहती है। पता चलता है कि कॉल अभिरामी का है। अभिरामी कन्याकुमारी के नागरकोइल में थी, बहुत दूर। पुलिस ने सुंदरम के जरिए उसे दोबारा चेन्नई बुलाने की कोशिश की। काफ़ी समझाने के बाद वो मान जाती है और वहाँ से वापस आती है। शाम को जैसे ही वो बस स्टैंड पहुँचती है, पुलिस वहाँ पर पहले से ही तैयार खड़ी थी। जाल बिछाकर अभिरामी को पकड़ लिया जाता है। अभिरामी गिरफ्तार हो जाती है। फिर अभिरामी से पूछताछ की जाती है, जिसमें वो पुलिस को सब कुछ सच सच बताती है। वो बताती है कि उसने एक मेडिकल स्टोर से कुछ दवाइयाँ खरीदी थीं। दवाइयाँ लेने के लिए उसने किसी डॉक्टर का पहले से बनाया हुआ पर्चा इस्तेमाल किया था। 30 अगस्त की रात उसने अपने पति और बच्चों के लिए रोज की ही तरह खाना बनाया, सबको नॉर्मल तरीके से खाना खिलाया। इसके बाद सोने से पहले सबको एक एक गिलास दूध पीने को दिया। इसी दूध में उसने 5 गोलियां पीसकर मिला दी थीं। खुद उसने सादा दूध पिया और पति, बेटे और बेटी को दवाई मिला हुआ दूध पिलाया। लेकिन पति और बेटे को दूध का स्वाद अच्छा नहीं लगा। बेटी को भी दूध पसंद नहीं आया था, लेकिन अभिरामी ने उसे जबरदस्ती पिलाया था। सुबह अभिरामी आराम से उठी। उसे लगा कि सब हमेशा के लिए सो चुके होंगे, लेकिन दोपहर में अचानक से पति जाग गया और कुछ देर बाद ही बेटा भी जाग गया। ये देखकर अभिरामी घबरा गई। उसने बेटी को चेक किया, लेकिन उसकी पल्स नहीं चल रही थी, वो मर चुकी थी। खाने के बाद विजय रोज की ही तरह बेटी से मिलने जाने लगा,
लेकिन अभिरामी ने उसे रोक लिया। कहा, बेटी सो रही है, आपको देर हो रही है, जल्दी निकल जाइए। इस तरह अभिरामी ने किसी तरह से विजय को ऑफिस भेज दिया। इसके बाद अभिरामी ने खाने में दूसरी दवा मिलाकर बेटे को खिला दिया। खाना खाते ही नींद की दवा का असर हुआ और बेटा गहरी नींद में चला गया। अब वो दोबारा ना जागे, इसीलिए अभिरामी ने उसके मुंह पर तकिया रखा और उसका दम घोट दिया। सब कुछ करने के बाद वो अपने पति का घर लौटने का इंतजार करने लगी, इस इरादे के साथ कि उसे भी ऐसे ही खत्म कर दे। धीरे धीरे रात हो गई, पति वापस नहीं आया। वो बार बार कॉल करता रहा, लेकिन अभिरामी फोन नहीं उठा रही थी। रात गुजर गई, बाहर सुंदरम भी आकर इंतजार करने लगा। जब साफ हो गया कि पति आज घर नहीं आएगा, तो सुंदरम ने कॉल करके अभिरामी को नीचे बुलाया। फिर दोनों स्कूटी से सीधा सुंदरम के घर चले गए और रात भर वहीं रहे। जल्दीबाजी में अभिरामी घर से पैसे और बाकी गहने नहीं ले पाई, बस उसके गले में रोज वाली एक चैन ही थी। सुबह होते ही जैसे ही ज्वेलर की दुकान खुली, उसने उस चैन को बेच दिया और 17,000 रुपए नगद ले लिए। दोनों ने पहले से सब कुछ प्लान कर रखा था। नागरकोइल जाना था और वहां से केरल निकलना था। अभिरामी स्कूटी से बस स्टैंड पहुंची, लेकिन सुंदरम नहीं आया। तब तक उसे पुलिस ने पकड़ लिया था। अभिरामी ने स्कूटी पार्क की और बस से नागरकोइल चली गई। दोपहर में वो वहां पहुंची। बस स्टैंड के पास एक हॉस्टल था, वहां खाना बनाने वाली एक कुक रहती थी। अभिरामी ने अस्थायी तौर पर एक कमरा मांगा। मैनेजर के आने के बाद कमरा मिल भी गया। फिर वो अटैच्ड बाथरूम में नहाई, कपड़े बदले, फ्रेश हुई। कुछ देर रुकने के बाद वो वहां से भी निकल गई। अब उसे सुंदरम के कॉल का इंतजार था, लेकिन कॉल नहीं आया। पुलिस से बचने के लिए उसने नागरकोइल में अपना सिम कार्ड फेंक दिया था। अब कॉल कैसे करे? वो ट्रैफिक पुलिस वाले के पास गई, बहुत निम्रता से उससे फोन मांगा। उसी फोन से 2 सितंबर की सुबह सुंदरम को कॉल किया गया। उसी वक्त सुंदरम से पुलिस पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने उसी कॉल के जरिए अभिरामी को वापस चेन्नई बुलाया और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस के दिमाग में एक सवाल था, एक माँ ने अपने बच्चों के साथ आखिर ऐसा क्यों किया? और बिरयानी डिलीवरी करने वाले सुंदरम से उसका आखिर क्या रिश्ता था? अभिरामी बचपन से जिद्दी स्वभाव की थी। उसी जिद में उसने लव मैरिज की थी। पति हर महीने घर, खुद और बच्चों के लिए पूरा पैसा देता था। अभिरामी को खाने पीने का बहुत शौक था, खासकर बिरयानी का। पोरूर में घर से 8-10 किलोमीटर दूर एक बिरयानी की दुकान थी। वहीं की बिरयानी उसे बहुत पसंद थी। वो प्राय उस बिरयानी को घर पर ऑर्डर भी कराती थी। घर पर बिरयानी सुंदरम ही डिलीवर करता था। बार बार आने की वजह से बातचीत होने लगी। सुंदरम कहता था, आपके लिए एक्स्ट्रा बिरयानी लाऊंगा। धीरे धीरे दोस्ती हो गई और दोस्ती फिर गहरे रिश्ते में बदल गई। फोन पर बातें होने लगी, टिकटॉक पे डीएम में वीडियो शेयर होने लगे। घटना से करीब 10 महीने पहले इनका रिश्ता गुपचुप तरीके से चल रहा था। बच्चे छोटे थे, पति ज्यादातर काम से बाहर रहता था। घर पर मिलना, शारीरिक संबंध बनाना भी शुरू हो गया था। ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले किराएदार अक्सर सुंदरम को ऊपर जाते देखते थे। उन्होंने अभिरामी को कई बार टोका भी। इसके बाद दोनों होटल्स में जाके मिलते और वहां जमकर शारीरिक संबंध बनाते। घटना से 20 दिन पहले विजय अचानक जल्दी घर आ गया। उसी समय अभिरामी के पिता और भाई भी पहुंच गए, लेकिन उन्होंने घर पर उसे नहीं पाया। उन्होंने बच्चों से पूछा, माँ कहाँ पे है? बेटे अजय ने कहा, वो शायद अंकल सुंदरम के यहाँ गई हैं। पिता, मामा और नाना तीनों उसी पते पर पहुंचे। वहां उन्होंने अभिरामी को सुंदरम के साथ नग्न अवस्था में शारीरिक संबंध बनाते हुए पकड़ लिया। यही पहली बार था जब पूरे परिवार को उसके अफेयर के बारे में पता चला। सबने बहुत समझाया, बच्चे छोटे हैं, इज्जत और बदनामी का सवाल है। इसके बाद से अभिरामी मान तो गई, लेकिन बदली बदली रहने लगी, बच्चों से भी दूरी बनाने लगी। पति के साथ भी अब रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा। दोनों के बीच में बहुत ही तनाव हो गया था। अभिरामी सुंदरम से पागलों की तरह प्यार करती थी, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती थी। दोनों ने तय किया, सब कुछ खत्म करके केरल भाग जाएंगे और वहीं बस जाएंगे। प्लान साफ था, पति और दोनों बच्चों को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना, और अभिरामी ने वैसा ही किया। 6 सितंबर 2018 को एक्टर रजनीकांत जी ने विजय को अपने रेजिडेंस बुलाया। उन्होंने विजय से मुलाकात की, बातचीत की और उसे सांत्वना दिया। विजय के बच्चे रजनीकांत को बहुत मानते थे। टिकटॉक पर उनके डायलॉग्स पर वीडियोस बनाते थे। अभिरामी का छोटा भाई प्रसाना एक लड़की से प्यार करता था और शादी की तैयारी भी चल रही थी। लेकिन जब लड़की के परिवार को पता चला कि होने वाले दामाद की बहन ने अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ किया है, तो उन्होंने शादी कैंसिल कर दी। इस सदमे को प्रसाना झेल नहीं पाया और खुदकुशी कर ली। पुलिस ने पूरी जांच के बाद चार्जशीट तैयार की और कोर्ट में सबमिट कर दी।
29 नवंबर 2018 को ये मामला डिस्ट्रिक्ट महिला कोर्ट चेंगलपट्टू में गया। बाद में प्रॉपर ट्रायल के लिए इसे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट कांचीपुरम में ट्रांसफर कर दिया गया। इस केस में करीब 25 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी। इसमें ज्वेलर, बस स्टैंड सुपरवाइजर, मेडिकल स्टोर वाला, अभिरामी के चाचा, हॉस्टल की कुक और कई दूसरे अहम विटनेसेस थे। ये केस करीब 7 साल तक कोर्ट में चलता रहा। आखिरकार 24 जुलाई 2025 को फैसला आया। कोर्ट ने अभिरामी और सुंदरम दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ में 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अगर नहीं दिया गया तो 3 साल और एक्स्ट्रा सजा बढ़ाने को कहा गया। अभिरामी और सुंदरम फैसले से असंतुष्ट हैं और उन्होंने इसे हाई कोर्ट में चैलेंज करने की अपील डाली है। तो दोस्तों, इस घटना को बताने का मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सबको सावधान करना है, ताकि आपके साथ या आपके किसी करीबी के साथ कभी भी ऐसा कुछ ना हो। आपके क्या विचार हैं इस केस के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।